नमस्ते। हम सब जो भारत के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं, हमारी भूमिका कितनी अहम है ये हम जानते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा तब शुरू होता है जब वैक्सीनेशन के बाद कोई अनचाही घटना हो जाए। तो आज हम AEFI यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की निगरानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ मरीजों की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रोग्राम पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि टीकाकरण पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। सोचिए, हर रोज हमारे हाथों से दिए गए टीके लाखों लोगों को, बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचा रहे हैं। यही तो हमारे इस मिशन की बुनियाद है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जब वैक्सीनेशन के बाद कोई अनअपेक्षित मेडिकल घटना होती है, तो एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते हमारा सबसे पहला और सबसे सही कदम क्या होना चाहिए? बस आज का हमारा मकसद यही समझना है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि AFEI आखिर है क्या। फिर हम इसके 5 अलग-अलग प्रकारों को देखेंगे ताकि हम इन्हें ठीक से पहचान सकें। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस पूरे सर्विलांस सिस्टम में हमारी भूमिका क्या है, रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, और हाँ, सबसे आखिर में ये भी समझेंगे कि हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट भी पूरे प्रोग्राम के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। इस पूरे प्रोसेस को समझने की पहली सीढ़ी है ये जानना कि AFI असल में होता क्या है। तो AFAI का सीधा सा मतलब है वैक्सीनेशन के बाद होने वाली कोई भी अनचाही मेडिकल घटना। अब देखिए, WHO की परिभाषा एक बहुत जरूरी बात कहती है कि यह जरूरी नहीं है कि वो घटना टीके की वजह से ही हुई हो, और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। AFEI का मतलब है घटना टीके के बाद हुई, ना कि टीके की वजह से हुई। ये फर्क समझना बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, तो हर AEFI एक जैसा नहीं होता। इसे ठीक से समझने के लिए और ये तय करने के लिए कि हमें आगे क्या करना है, इन घटनाओं को 5 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए, इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टाइप है वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन। मतलब ये वो रिएक्शंस हैं जो वैक्सीन के अपने इनबिल्ट गुणों की वजह से होता है। भले ही वैक्सीन एकदम सही बनी हो और उसे बिल्कुल सही तरीके से लगाया गया हो, असल में इनमें से कुछ रिएक्शंस तो एक्सपेक्टेड भी होते हैं। वो वैक्सीन की प्रकृति का ही एक हिस्सा। दूसरा टाइप है वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में किसी कमी की वजह से होता है। ये बहुत ही रेयर केस है। शुक्र है कि हमारे पास इतने सख्त क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस हैं कि ऐसी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, और ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो वैक्सीन के गलत रख रखाव, गलत तरीके से लगाने या किसी भी तरह की गलत मैनेजमेंट की वजह से हो। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसे रोका जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है। और देखिए, ये गलतियां कई तरह की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोल्ड चेन टूट गई तो वैक्सीन बेअसर हो सकती है, या फिर गलत डाइल्यूएंट का इस्तेमाल हो गया तो सीवियर रिएक्शन हो सकता है। अगर नॉन स्टेराइल तकनीक का इस्तेमाल हुआ तो लोकल एब्सेस बन सकता है, या फिर किसी की जानी पहचानी एलर्जी को हमने नज़रअंदाज कर दिया तो उसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ये सारे उदाहरण हमें बस यही याद दिलाते हैं कि प्रोसेस के हर एक स्टेप पर हमें कितना अलर्ट रहना है। चौथा टाइप है इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन। ये बड़ा दिलचस्प है। ये रिएक्शन वैक्सीन की वजह से नहीं, बल्कि इंजेक्शन लगने के डर या घबराहट की वजह से होता है। आपने देखा होगा, कभी-कभी लोग बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, या सांस तेज हो जाती है। ये अक्सर बड़े बच्चों और किशोरों में ज्यादा देखने को मिलता है। और आखिर में पांचवा टाइप है कोइंसिडेंटल इवेंट, यानी एक संयोग। ये वो घटना है जिसका वैक्सीन या वैक्सीनेशन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, पर वो इत्तेफाक से टीका लगने के ठीक बाद हो जाती है। अब देखिए, हर दिन लाखों बच्चों को टीके लगते हैं, तो ये तो जाहिर है कि कुछ आम बीमारियां संयोग से उसी समय के आसपास होंगी, है ना? ये जो स्लाइड है, ये उसी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ है टेम्पोरल एसोसिएशन, यानी सिर्फ समय का संयोग कि घटना वैक्सीनेशन के बाद हुई, और दूसरी तरफ है कॉजल एसोसिएशन, यानी कारण का संबंध कि घटना वैक्सीनेशन की वजह से हुई। AEFI सर्विलांस का एक बहुत बड़ा काम बस इसी फर्क को साइंटिफिक तरीके से समझना है। तो अब हम AFI-CI के 5 टाइप्स को समझ चुके हैं।
अब चलिए इस पूरे सेफ्टी सिस्टम में एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर हमारी अपनी भूमिका क्या है उस पर फोकस करते हैं। देखिए, चाहे हम डॉक्टर हों, एएनएम हों या स्टाफ नर्स, हमारी कुछ बहुत साफ जिम्मेदारियां हैं। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। पहला काम, किसी भी चिंताजनक एएफआई को डिटेक्ट करना। दूसरा, उस घटना को सही सही रिकॉर्ड करना। तीसरा, बिना देर किए उसे अगले लेवल पर रिपोर्ट करना। चौथा, जो भी जांच हो उसमें पूरा सहयोग करना। और पांचवा, जो कि बहुत जरूरी है, लोगों और पेरेंट्स को सही जानकारी देकर उनका भरोसा बनाए रखना। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की कि एएफआई की रिपोर्टिंग असल में की कैसे जाती है। तो हम सबके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि भाई किन इवेंट्स को रिपोर्ट करना जरूरी है? क्या हर छोटे मोटे बुखार या दर्द की रिपोर्ट करनी है? इसका जवाब WHO की गाइडलाइंस में बिल्कुल साफ है। कुछ घटनाएं हैं जिन्हें रिपोर्ट करना ही करना है, जैसे कोई भी सीरियस एईएफआई जिसमें मौत, हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरह की विकलांगता हो, या फिर किसी नई वैक्सीन से जुड़ी कोई घटना हो। अगर हमें जरा भी शक है कि कोई वैक्सीनेशन में कोई गलती हुई है तो उसे रिपोर्ट करना है। वैक्सीनेशन के 30 दिन के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी घटना जिसका कारण समझ नहीं आ रहा हो, और हाँ, कोई भी ऐसी घटना जिससे लोगों में, कम्युनिटी में डर या चिंता फैल रही हो। एक बात याद रखिए, जब भी शक हो तो रिपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि रिपोर्ट क्या करना है। अब अगला सवाल, एक अच्छी काम की रिपोर्ट में आखिर क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए? एक अच्छी रिपोर्ट के लिए बस 4 जरूरी चीजें चाहिए। स्टेप 1, मरीज की पूरी जानकारी, नाम, उम्र, जेंडर। स्टेप 2, घटना का पूरा ब्यौरा, क्या हुआ, कब हुआ। स्टेप 3, वैक्सीन की जानकारी, कौन सी वैक्सीन थी और सबसे जरूरी उसका बैच नंबर क्या था। और स्टेप 4, रिपोर्टर की डिटेल्स यानी हमारी अपनी जानकारी। ये 4 चीजें किसी भी जांच के लिए एक ठोस शुरुआत देती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो इस पूरे काम के मकसद को समझाता है। सवाल यह है कि हमारी रिपोर्टिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसका फायदा क्या है? देखिए, हमारी हर एक रिपोर्ट का बहुत बड़ा असर होता है। इससे हमें पता चल सकता है कि कहीं वैक्सीन के किसी खास बैच में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें अपनी ही गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती हैं। यही रिपोर्टें मिलकर वो डेटा बनाती हैं जिससे वैक्सीन की सेफ्टी को परखा जाता है। और इन सबसे ऊपर यही चीज लोगों का हमारे टीकाकरण कार्यक्रम पर भरोसा बनाए रखती है, जो कि सबसे जरूरी है। हु भी यही कहता है, वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर लोगों की चिंताओं पर अगर हम समय पर जवाब देते हैं तो इससे जनता की सुरक्षा भी होगी और हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गरिमा भी बनी रहेगी। और हमारी रिपोर्टिंग उसी जवाबदेही का पहला और सबसे अहम कदम है। तो आखिर में बस एक सवाल हम सबके लिए कि हम अपने हेल्थ सेंटर पर, अपने अस्पताल में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हर एक एएफआई पकड़ा जाए और उसकी सही सही रिपोर्टिंग हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस में इसे लागू करना चाहिए। धन्यवाद।